हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। और काफ़ी इजी चैप्टर लग रहा होगा जैसा कि मैंने आपको कहा, और उतना ही स्कोरिंग भी है क्योंकि आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये पूरी यूनिट जो है वो काफ़ी आपको मार्क्स दिला सकती है। 12 नंबर की यूनिट है अगर सीबीएसई को देखा जाए तो देखते हैं क्या था चैप्टर फ्लो। तो चैप्टर फ्लो ये हमारा कुछ ऐसा है जिसमें हम अभी शुरू हुए हैं, और आपको पता ही है अगर बायो का कोई चैप्टर शुरू हुआ है तो कहाँ ख़त्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा ही चैप्टर है दूसरे के कंपैरिजन में। तो क्या आज हम करने वाले हैं, लेक्चर फ्लो हमारा रहेगा। एक तो हम करने वाले हैं कुक्कुट फार्म प्रबंधन, यानी कि कैसे मुर्गा को या मुर्गी को पाला जाए उसके बारे में देखेंगे, जिसको हम पोएट्री फार्म भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उन्नत नस्लें एवं गुण की क्या क्या उन्नत नस्लें हैं हमारे पास मुर्गों की या मुर्गियों की, और उनके गुण क्या क्या है, उनके क्या क्या लक्षण है, होने चाहिए या है। उसके बाद उचित व सुरक्षित फार्म परिस्थितियां देखेंगे कि जैसे हमने पशुओं के बारे में पढ़ा था कि उनका जो है फार्म कैसा होना चाहिए, ऐसे पोएट्री फार्म कैसे होने चाहिए वो भी हम देखेंगे, क्या क्या सुविधाएं उनको देनी है हमें। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बर्ड फ्लू, जिसके बारे में आपको नीट में कई बार बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कुक्कुट फार्म प्रबंधन यानी कि पोएट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में। क्या है पोएट्री फार्म? तो आपने अगर सुना हो कहीं, या आप कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मुर्गा मुर्गी पाले जाते हैं, मतलब कि वही मुर्गों का पालन किया जाता है, तो मुर्गा पालन को हम क्या कहते हैं, पोएट्री फार्म या कुक्कुट फार्म कहते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, वही उनका रख रखाव किया जाएगा, उनकी उन्नत नस्लें उत्पन्न की जाएगी, प्रजनन करवाया जाएगा, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो मीट है या अंडे हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक बिंदु है या जो भी आवश्यक स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पोएट्री फार्मिंग पशुपालन की वह शाखा है जो अंडे व मांस प्रदान करने वाले पक्षियों के पालन से संबंधित है। ठीक है, हम जो जानते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई मुर्गा पाल लेंगे या मुर्गी पाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन लोग ज़्यादातर मुर्गा या मुर्गी जो है वही पालते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन कल्चर की तरफ जाएं तो वहाँ पे अदर बर्ड्स भी खाए जाते हैं, जैसे कि डक है ना, बटेर, इंडिया में बटेर वगैरह भी खाया जाता है, आपने कभी सुना हो इस बारे में। तो गीज है ना, डक है, ये जो पक्षी है इनको भी मीट के लिए या अंडों के लिए जो है पाला जाता है। शतुरमुर्ग तक का अंडा भी हम क्या करते हैं, दवाइयों और न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे पक्षी हैं, हम कुछ कॉमन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो मैक्सिमम खाए जाते हैं या जिनका हम पालन करके जो है पोएट्री फार्म के अंदर रखते हैं। ठीक है, जनरली जो है इसमें क्या आते हैं, अगर हम इंडियन बात करें तो वही मैं कहूंगी कि हम मुर्गों के पालन के बारे में बात करेंगे। कुक्कुट आदि पक्षियों में मूल रूप से मुर्गी व बतख शामिल है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुर्गी जो है वो पाली जाती है या फिर बतख पाली जाती है अगर हम इंडिया की बात करें तो। लेकिन आज इनमें टर्की क्या है, ये कोई देश नहीं है, ये एक पक्षी का नाम है जो खाया जाता है। वह गीज को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, गीज वगैरह भी पाले जाते हैं बतख के साथ, टर्की के साथ, और शतुरमुर्ग वगैरह के अंडों के लिए भी उनको पाला जाता है। तो ये सारे पक्षी जो है हम क्या करते हैं, पोएट्री फार्म के अंदर रखते हैं। अंडे देने वाले पक्षी को लेयर तथा मांस देने वाले पक्षी को बॉयलर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क लगा देती हूं मैं, कि जो अंडे देते हैं, चाहे वो हम किसी भी पक्षी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुर्गी से ही लेना देना नहीं है यहाँ पे, हम किसी भी कॉमन पक्षी की अगर बात करें, इसलिए मैंने यहाँ पे पक्षी वर्ड लिख दिया है हर बार, ताकि आप सिर्फ उसी तरफ ना जाएं, यानी कि मुर्गा और बतख की तरफ ही ना जाएं। ठीक है, तो जो पक्षी हम क्या करते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए पालते हैं, उन्हें हम लेयर कहते हैं। ठीक है, और जो हम मांस देने के लिए या मांस गेन करने के लिए पालते हैं, उन पक्षियों को बॉयलर कहते हैं। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे याद करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेयर में क्या है और बॉयलर में क्या है। तो सीधा सा आप याद कर सकते हो भाई बॉयलर। ठीक है,
जो ब्रॉयलर है उसमें क्या होता है, हम चिकन कैसे खाते हैं, तो आप ये याद कर सकते हैं भाई चिकन हम बॉईल करके खाते हैं, तो ब्रॉयलर से आप बॉईल याद कर सकते हैं और बॉईल से आपको समझ में आ जाएगा कि मीट के लिए जो काम में ली जाती है उस स्पीशीज या उस पक्षियों को हम क्या बोल देंगे, ब्रॉयलर। ठीक है, और बचा हुआ है लेयर, तो क्या होगा भाई, लेयर अंडे पे क्या होती है, लेयर्स होती है। तो आप क्या याद कर सकते हैं इससे कि लेयर्स कौन सी है, जिनको हम अंडे के लिए पालते हैं। अब जो हमारा मोटो है यानी कि अंडे लेने का या मांस लेने का, उसके अनुसार ही हम उनकी देखभाल करते हैं, उनको उसके अनुसार ही डाइट दी जाती है, उसके अनुसार ही पोषण दिया जाता है और उसके अनुसार ही उनका रख रखाव किया जाता है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं कलिंग। ये कलिंग क्या है, ये भी एक टर्म है जो पोएट्री फार्म में यूज की जाती है। जब किसी पोएट्री फार्म में कोई डिजीज वगैरह स्प्रेड हो जाती है यानी कि फैल जाती है कोई डिजीज, जैसे बर्ड फ्लू अभी हम पढ़ेंगे, तो क्या किया जाता है, आगे रहकर उन पक्षियों को मारा जाता है। ठीक है, उनको खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि अभी जब कोरोना आया था तो सबने देखा होगा है ना, चाइना वगैरह में बहुत सारे पक्षियों को जो है और काफी जानवरों को मारा जा रहा था क्योंकि वो सोच रहे थे इनसे फैल रहा है, जैसे कि पहले बर्ड फ्लू फैला था। तो बर्ड फ्लू में भी ऐसा ही कुछ किया गया था, पक्षियों को मार दिया गया था। जहां जहां पोएट्री फॉर्म थे, जहां उनको लग रहा था कि इनसे बर्ड फ्लू फैल रहा है, उनको मार दिया गया था। उसको हम बोलते हैं कलिंग। ठीक है, किलिंग से कलिंग बना दिया है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, स्पेलिंग जरूर इसकी डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे आप। तो ये 3 टर्म आपको याद रखनी है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पस से भी और नीट के पर्पस से भी। चलिए, डेयरी उद्योग की भांति कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त उन्नत नस्लें, सुरक्षित फार्म परिस्थितियां, सही आहार, जल तथा सफाई व स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक है। जैसा हमने पशुपालन में पढ़ा था, सेम चीज कि जहाँ पे आप उन लोगों को रख रहे हैं वहाँ पे आप तो क्या करेंगे, उनका रख रखाव अच्छे से हो, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे शेल्टर की व्यवस्था अच्छे से हो, है ना, धूप, गर्मी, बारिश, इन सब से वो बचाए। जब डिजीज जैसी कोई चीज़ आ जाए कि आपको लगे कि कोई पोर्शन या कुछ पक्षी जो है उसमें से बीमार हैं, तो उनको आप अलग से रख सके, ऐसी व्यवस्था भी आपको करनी है। समय समय पर उनको चिकित्सक, ये जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं यानी पशु चिकित्सक होते हैं, ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं उनके भी अलग से डॉक्टर होते हैं, हालांकि वो वेटरनरी डॉक्टर ही कहलाते हैं, तो उनको आप बुला के उनका निरीक्षण करवाए। जो हमने वहाँ पे लिखे थे वही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी आपको ऐड करने होंगे। सुरक्षित रखना है, सफाई रखनी है और स्वास्थ्य जो है वो भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बात करते हैं उन्नत नस्लें, यानी कि वहां पे भी हमने उन्नत नस्लें देखी थी, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि उन्नत नस्लें है क्या, सुपीरियर ब्रीड्स। यानी कि अगर हमारा मोटो जो है वो मांस प्राप्त करने का है, मीट प्राप्त करने का है, तो हमारी जो मीट देने वाली स्पीशीज हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या करनी है, पालनी है। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग है, जैसे कि हमने देखा अंडे देने वाली अलग होगी और मीट देने वाली अलग होगी। तो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम उनको पालेंगे और उसके अनुसार कई उन्नत नस्लें हमारे पास प्रेजेंट है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। अंडों व अधिक मांस की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पोल्ट्री की उन्नत नस्लों का होना बहुत जरूरी है ना। हर कुछ ही नहीं ऐसे पाल लेंगे आप कि भाई ढेर लगा दिया ऐसा, सब मुर्गों को इकट्ठा कर लिया, बतखों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उनमें से हमारी जरूरत तो पूरी नहीं हो रही, वो अंडे भी नहीं दे रहे, है ना। जैसे कि आप मान लो कि आपने मुर्गों को पालना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे, और आप चाहते हो कि हमें अंडे मिले, तो कहाँ से मिलेंगे, आपने भरी मुर्गे रखे हैं और अंडा तो भाई मुर्गी ही देगी ना। तो ऐसा जो है वो आपको सोच समझ के काम करना है, बिना सोचे समझे कुछ शुरू नहीं करना है। उसके पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आपने पोल्ट्री फार्म देखे हो तो काफ़ी बड़े एरिया में होते हैं, पिंजरे वगैरह लगे हुए रहते हैं, ठीक है, और प्रॉपर वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं जो हैं वो भी दी जाती है। अनेक देसी नस्लें उचित रखरखाव व उचित आहार प्रदान करने पर भी पर्याप्त मांस व अंडे नहीं दे पाती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम लाए हैं कोई अच्छी किस्म की जो है वो लेकर आए हैं पक्षी, ताकि हमें मीट व अंडे मिले, लेकिन हो सकता है जहां आप उसको रख रहे हैं आप उसको खाना पीना प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में वो सही से नहीं रह पा रही है, इसलिए वो आपकी अंडे और मांस दोनों ही नहीं दे रही है। तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन जो है वो प्रॉपरली करना पड़ेगा कि
आपकी चॉइस क्या है, आपका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, और उस पे वो स्पीशीज या नस्ल जो है, ब्रीड है, वो प्रॉपरली खरी उतर रही है या नहीं। उन्नत नस्लों में निम्न गुण देखे जाते हैं। क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला, प्रतिवर्ष अधिक अंडों का उत्पादन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक महीने तो उसने ढेर सारे अंडे दे दिए, आप बड़े खुश, हा ये तो अंडे देने की मशीन है ना, दूसरे बाकी के 6 महीने उसने अंडे ही नहीं दिए, तो भाई उस एक महीने के अंडों से आप क्या पूरा जीवन या पूरा साल तो नहीं निकाल पाओगे। तो हमारी जो उन्नत नस्ल है वो कब उन्नत नस्ल है या अच्छी ब्रीड कब कहलाएगी? जब प्रतिवर्ष, मतलब एक वर्ष में उसके दिए हुए अंडे की संख्या जो है वो कुछ आपके बजट के अकॉर्डिंगली हो, मतलब आप जितना खर्चा उस पर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा हो। ठीक है, वही है एक तरह से ये, क्योंकि बिजनेस है एक तरह का। वानस्पतिक पदार्थों को तीव्रता से जंतु मांस में बदल देने की क्षमता हो। ये क्या है? कम आहार में अधिक मांस उत्पादन। कि जो वानस्पतिक पदार्थ आप खिला रहे हैं, पक्षी क्या खाते हैं? दाना, ठीक है, पौधों के जो बीज हैं वो खाते हैं। तो वानस्पतिक पदार्थ हैं ये सारे, इनको खा के वो क्या बना रही है? अपनी बॉडी पे मांस चढ़ा रही है। ठीक है, अगर आपकी मांस प्राप्ति आपका साधन है, या अंडा निकाल रही है, तो वो पौधों को खा खा के क्या बना रही है? अपनी बॉडी बना रही है, मांस बना रही है। तो वानस्पतिक पदार्थों को किस में बदल रही है? वो जंतु मांस में बदल रही है, अपनी बॉडी में लेकर आ रही है। ठीक है, प्लस क्या कर रही है? कम आहार में, मतलब कम खाना खा के भी वो आपको अधिक मात्रा में मांस दे रही हो, तो वो उन्नत नस्ल है। ऐसा नहीं है खाया दिन में 10-12 किलो तो वो खा जाए, है ना, और मांस देने की बारी आए तो 5 किलो भी नहीं निकले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको उन्नत नस्ल का जो चॉइस है वो इसके अकॉर्डिंगली करनी है कि क्या क्या उसमें खासियत होनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमें जो भी हम बिजनेस करेंगे एनिमल से रिलेटेड उसमें ध्यान ही रखना है। पशुपालन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि क्या होनी चाहिए उनमें? रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जो इम्यूनिटी है वो बेटर होनी चाहिए, ताकि उसको जल्दी से बीमार नहीं हो, डिजीज को स्प्रेड नहीं करे, ऐसा होना चाहिए। अधिक ताप सहने की क्षमता, रखरखाव की सीमित आवश्यकता है। देखो इंडिया जो है वो हम कहते हैं कि कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे साल भर ठंड या साल भर बारिश ही रहती है। मैक्सिमम हमारा जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? बढ़ा हुआ ही रहता है, मतलब कि गर्मी जैसा ही मौसम रहता है। जैसे कि अभी सीजन चल रहा है बारिश का, लेकिन फिर भी गर्मी है। तो मैक्सिमम साल में हम बोलते हैं कि सीजन जरूर बदलते हैं, लेकिन आप एक एवरेज निकालोगे तो एवरेज ये निकलेगा कि हमारे कंट्री का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, और गर्मी में तो भयंकर गर्मी पड़ती है। तो कैसी होनी चाहिए वो स्पीशीज कि ताप को सहन कर सके। और अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहां पे कम ताप को सहन करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर कैसा रहता है? गिरा हुआ रहता है ना, बर्फ जमी रहती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम अधिक ताप सहने वाले स्पीशीज को चुनेंगे या ब्रीड को चुनेंगे। ठीक है, साथ में उसके कोई नखरे नहीं हो, सीमित आवश्यकताओं में भी वो रह ले। हालांकि वो बोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ होता है ना ज्यादा, जिसके बहुत नखरे होते हैं। कि आपने देखा हो घर पे भी अगर आप तोता पालते हैं या कोई भी एनिमल पालते हैं, तो आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि ये तो ये नहीं खाता, है ना, ये तो ऐसे नहीं खाता, इसको तो भाई सोने के लिए बेड चाहिए, इसको तो पिंजरे में झूलने के लिए झूला चाहिए। तो ऐसी नखरे वाली ब्रीड हमें नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि सीमित आवश्यकताओं में भी वो क्या करे, रह जाए। ऐसा नहीं कि उसको पालने के लिए आपको जो है वो गर्मी में नहीं रह पाती है, जो भी आपने ब्रीड ली है, फिर आप उसके लिए एसी चला रहे हैं, है ना। घर में तो एसी नहीं है, लेकिन पोल्ट्री फार्म में एसी लगा रखा है ताकि वो जो है वो अच्छे से रहे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जहां जरूरत होगी करना भी पड़ेगा। ठीक है, सन 2011-12 में भारत में अंडा उत्पादन 16.4 बिलियन था। ठीक है, जो भारत की अगर हम थोड़ा सा बात करें इंडिया में कैसे अंडों का उत्पादन चल रहा है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए आपको पढ़ना है। वैसे कभी इस पे कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि बैड लक जब मेहरबान होता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है।
भारत में मुर्गों की प्रमुख देसी नस्लें। ठीक है, अब हम देसी और विदेशी नस्लों की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी देसी नस्लें ये आपको याद रखनी है और उसी का नाम मैं लेकर आई हूं। सबसे पहली है असील। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्या है ये असील जो है, मुर्गा है वैसे तो, और कहीं अगर आपने सुना हो तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में फाइट करवाई जाती है मुर्गों की, है ना। हालांकि मुझे ये नहीं पता वो वैलिड है या नहीं, लेकिन चोरी चुप्पे भी कराई जाती है। जैसे कि आपने कहीं सुना होगा कि भैंसों की भी लड़ाई कराई जाती है ना गाँवों में, तो ऐसे ही ये मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। उसमें सबसे फेमस वाला जो मुर्गा है वो है ये असील। ठीक है, इसलिए ये इतना फेमस है। अभी आपको फोटो दिखाएंगे, इसका दर्शन करवाएंगे इनके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह सबसे सामान्य व महत्वपूर्ण कुक्कुट नस्ल है। ठीक है, सबसे सामान्य यानी कि महत्वपूर्ण भी है और सामान्य भी। अधिकतर यही जो है वो क्या करी जाती है, पाली जाती है। अन्य प्रमुख देसी नस्लें हैं बसारा, डागस, उसके बाद ब्रह्मा, उसके बाद चिटगांव। ठीक है, प्रमुख विदेशी नस्लें कौन सी है जो बाहर से हम लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट वीआईपी जो हमारे यहाँ पे पाली जाती है, उनमें आप देख लीजिए। यहाँ पे है रोडे आयरलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, ससेक्स, ऑस्ट्रेलोर्प, डॉकिंग, फिर उसके बाद है मिनोर्चा, व्हाइट लेगहॉर्न, ऐसी रेड लेगहॉर्न भी आती है। ये व्हाइट वाले का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इनमें से आपको जो भी याद हो जाए अच्छे से तो बेटर है, जैसे कि आपको ये याद हो जाएगा। ये तो आपको याद ही रखनी है। लेगहॉर्न आपको याद रखना है, चाहे व्हाइट रेड याद रहे न रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आयरलैंड रेड भी मुझे लगता है याद हो जाएगा आपको। ठीक है, डॉकिंग थोड़ा सा सिंपल नाम है तो डॉकिंग आपको याद हो जाएगा। अब फोटो दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये है हमारे जो लेगहॉर्न है, और यही आपको क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है। इसलिए इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार अगर आपने नीट के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हो वीडियो में मेरे, या वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता है कि नीट का एक फेवरेट टॉपिक है और एनसीईआरटी का भी एक फेवरेट टॉपिक है गुमशुदा की तलाश वाला, है ना। कि आपको कोई फोटो दे दिया जाता है और कहते हैं पहचान कौन। तो उस तरीके से एनसीईआरटी के डायग्राम इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई फोटो ही क्यों ना हो। कई बच्चे सोचते हैं अच्छा डायग्राम तो ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, फोटो में क्या कर लेंगे। तो फोटो में भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक है गुमशुदा की तलाश। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है और ये मुर्गा आपको चिल्ला चिल्ला के पूछ सकता है कि मैं कौन हूं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये है लेगहॉर्न। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, सॉरी फोटो है जो आपको दिया हुआ ही है, इसीलिए ये है वो असील भाई साहब जिनकी लड़ाई करवाई जाती है। आपको दिख भी रहे होंगे शक्ल से, है ना, लड़ाकू किस्म की इनकी लड़ाई कराई जाती है। तो ये दो आपको याद रखने हैं। ये लेगहॉर्न व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया था। तो आपको व्हाइट स्पीशीज भी मिल सकती है इसकी, और इसको भी देख सकते हैं। ये बड़ा लंबी लंबी पूंछ वाला जो है ये क्या है, असील है। ठीक है, ये वाला तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, जो आप देखते हैं मुर्गा वैसा ही दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है, उचित व सुरक्षित फार्म परिस्थितियां। कि अब हमारे जहाँ पे हम पाल रहे हैं भाई, वहाँ पे कैसी परिस्थितियां हमें रखनी है, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है वहाँ पे। पोल्ट्री फार्म के रखने का स्थान ऐसा होना चाहिए, क्या क्या, पहला, यह पर्याप्त बड़ा, हवादार तथा पूर्व पश्चिमी दिशा में व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे पक्षियों को पर्याप्त अवधि तक सूर्य का प्रकाश मिल सके। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, उसको पूर्व पश्चिम, थोड़ा दिशाओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। क्यों पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए, कि उसको जो है उगता हुआ सूरज की रोशनी भी मिल जाए और डूबते हुए सूरज की रोशनी भी मिलती रहे, उस हिसाब से। ठीक है, ना तो ज्यादा उसको धूप लगे, ना उसको ज्यादा अंधेरे का सामना करना पड़े, और पक्षियों को प्रॉपरली क्या मिल सके, पर्याप्त अवधि तक सूर्य का प्रकाश मिल सके। अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है
तो आपने कभी पढ़ा हो कि कोई भी बर्ड जो होता है उसको अंडे देने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। देखा होगा आपने, है ना, उनकी जो मदर होती है वो अंडे पर बैठी रहती है उसको हैचिंग के लिए कि कब अंडा फूटे। उसके साथ साथ अंडे लेइंग यानी कि अंडा बाहर निकलने के प्रोसेस में भी उनको एक प्रॉपर हीट की ज़रूरत होती है। और उस हीट को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? हीटर तो चलाएंगे नहीं नीचे, ठीक है, कहाँ से? सनलाइट से, सूरज की गर्मी से ही लेती हैं वो। तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो है वो उनको प्रॉपरली मिलना चाहिए। प्रकाश मिलेगा तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे क्या बढ़ जाएगी? हीट बढ़ जाएगी। पोल्ट्री फार्म या हाउस के फर्श को लकड़ी के बुरादे, भूसी, मक्के के दाने निकाले गए भागों से ढक देना चाहिए, है ना। नॉर्मल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फर्श नहीं होना चाहिए। आपको फर्श पे क्या बिछा के रखना है? भूसा बिछा के रखना है। इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहना चाहें कि जो भी अनाज का भूसा बचा है, चाहे मक्के के छिलके बचे हैं, है ना, कोई भी गेहूं के छिलके बचे हैं, घास वास बची है सूखी, तो वो आप क्या करेंगे? बिछा के रखेंगे। नेक्स्ट है उचित आहार व जल। खाना पीना भी तो देना पड़ेगा, खाली रख रखाव से काम नहीं चलेगा, ठीक है। पशुओं की तरह पोल्ट्री पक्षियों को भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, सबको खाना तो चाहिए। ब्रॉयलर के रोजाना की खाद्य आवश्यकता, जिसे राशन कहा जाता है, लेयर से अलग होती है। क्यों? क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं अलग चाहिए, है ना। ब्रॉयलर से हमें क्या चाहिए? मीट चाहिए, और लेयर वाले से अंडे चाहिए। अंडे को बनने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का जो कवच होता है वो किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। और अंडे में मैक्सिमम क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो आपको लेयर को ऐसी डाइट देनी पड़ेगी जिसमें क्या हो? जिसमें कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तभी तो शेल जो है अंडे का वो अच्छा बनेगा, है ना, प्रॉपर बनेगा। अंडे का साइज जो है वो प्रॉपर बनेगा। तो उनको आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। जबकि जो ब्रॉयलर है, क्योंकि उनको मीट बनाना है, तो उनको प्रोटीन डाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी, उनको फैट डाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी, ताकि उनकी बॉडी पे जो है अच्छे से मांस वास डेवलप हो, ठीक है। ब्रॉयलर को अधिक प्रोटीन, विटामिन ए व के युक्त फीड दिया जाता है। और इसके खाने को क्या कहते हैं वो आपको ध्यान रखना है। राशन जो हम कहते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं हम ये वर्ड राशन, ठीक है। और ये जो इनको खाना दिया जा रहा है उसको और क्या कह रहे हैं? फीड। उसमें क्या होना चाहिए? विटामिन ए और के जो है वो होना चाहिए। जबकि लेयर को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको एग बनाने हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं नए वाले टॉपिक की। पोल्ट्री फार्म में इतना ही था, इतना ही लिखना है। आगे जितने भी पालन आ रहे हैं सब छोटे छोटे हैं, आपको 12th के लेवल पे ही उनको पढ़ना है। अब बात है डिजीज के बारे में। भाई रख रखाव कर रहे हैं, लेकिन एक जो डिजीज जो बहुत पॉपुलर है, फेमस है ना, उसको कहते हैं हम बर्ड फ्लू, जो आपने सुना भी होगा क्योंकि काफ़ी फैली थी ये। यही नहीं, पूरे जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ में ये जो है ये बीमारी फैली थी। और इस बीमारी की एक खासियत ये थी कि ये बर्ड फ्लू था, मतलब पक्षियों में हो रहा था, लेकिन पक्षियों में होते होते ये इंसानों में भी होना शुरू हो गया था, इसीलिए ज़्यादा डेंजरस हो गया, ठीक है। कैसे हुआ? क्योंकि हम वही जिस बर्ड को या मुर्गा या मुर्गी जो भी आप खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं जिसके भी, अगर उसमें ये वायरस था और आपने खा लिया है तो आप में भी क्या होगा? फैल जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि थोड़े दिन पहले जब हमने वायरस पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि वायरस पर्टिकुलर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, है ना, कि एक वायरस अगर कोई डिजीज प्लांट में फैला रहा है तो सेम वायरस वही डिजीज ह्यूमन में नहीं फैला सकता। आपको ये बात अगर याद आ रही हो किसी को, वैसे तो मुझे आपसे उम्मीदें कम ही हैं कि आपको ये याद आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। इसीलिए ये भयंकर था, क्योंकि नॉर्मली हम कह रहे हैं कि प्लांट वायरस और एनिमल वायरस अलग अलग हैं, ठीक है। जो किसी एक एनिमल को कोई वायरस इफेक्ट कर रहा है तो वही सेम वायरस किसी दूसरे एनिमल को नहीं करता, लेकिन वही बायोलॉजी है, एक्सेप्शन की दुनिया है, और यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन आप देख ही रहे हैं। ऐसे ही हमने कोरोना के बारे में भी कहा था कि कोरोना भी जो है एनिमल्स में भी हो रहा है, ठीक है। तो चलता रहता है, हालांकि अभी भी बात वो सही है कि जो वायरस हैं वो क्या रहेंगे? स्पेसिफिक रहेंगे, ठीक है, एक दो को छोड़ के। बर्ड फ्लू, बात कर लेते हैं बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू जिसे एवियन फ्लू भी कहते हैं, आपको दोनों नाम जो है वो याद रखने हैं।
बर्ड फ्लू, जिसे एवियन, एवियन का मतलब क्यों, एवियन क्यों कह रहे हैं भाई, एवियन होते हैं पक्षी, एविस से बना हुआ है एवियन, पक्षियों का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, एविस, तो उसी से बना हुआ है ये एवियन फ्लू भी कहा जाता है। पक्षियों का विषाणुजन्य पेंडेमिक रोग है। क्या है ये, बर्ड फ्लू पक्षियों का विषाणुजन्य, यानी कि किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। और वायरस अगर एक बार किसी में बीमारी शुरू कर दे तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी क्या थी, एक पेंडेमिक थी। अब तो जब से कोरोना आया है सबको पता चल ही गया है कि पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया है कि कोई ऐसी बीमारी, आ ही रही है डेफिनेशन, जिसका कारण विषाणु H5N1 जो कि एक वायरस है जिसको HGNB कहते हैं, ठीक है, होता है। पेंडेमिक वह रोग होते हैं जो किसी एक ही देश तक ही सीमित नहीं होते, अपितु वैश्विक स्तर पर फैल जाते हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर मतलब ग्लोबल, ठीक है, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें अगर फैल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पेंडेमिक डिजीज थी। अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, एनसीईआरटी को थोड़ा सा छोड़ के अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि 1997 में हांगकांग के अंदर सबसे पहले जो है वो इस डिजीज को पहचाना गया था, ठीक है, हांगकांग के अंदर। और हांगकांग के अंदर जब ये फैली थी तो इतनी पेंडेमिक नहीं बनी थी और ये पता चल गया था कि ये H1N1 यानी कि H थी। इसके और भी स्पीशीज हैं, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। H5N1 से फैली हुई है। सबसे पहला जो डिजीज का पेशेंट मिला था पक्षी, वो हांगकांग में मिला था 1997 में। लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड जरूर कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो फैक्ट दे रखे हैं वो पढ़ लेंगे हम, क्या क्या दे रखे हैं। ये दे रखा है एनसीईआरटी में, सन 2004 में इसका पहला व्यापक, इसीलिए यहाँ पे व्यापक लिखा हुआ है। व्यापक का मतलब ब्रॉड एरिया में, जब लोगों के होश उड़े, है ना। कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो हम इतने अवेयर नहीं होते, जैसे कि अभी भी हुआ हमारे साथ, फैलती अच्छा होगी, वो तो बाहर हो रही है, विदेशों में हो रही है, हमें हमारे इंडिया में नहीं होगी, ऐसा हम सोच लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा ठीक है दूसरी बीमारियों की तरह ये भी होगी। लेकिन जब वो बहुत एरिया में फैल जाती है, व्यापक हो जाती है, भयंकर हो जाती है, तो हमारी नींद जाग जाती है। ऐसा ही इसके साथ भी हुआ कि 1997 में ही डिजीज आ गई थी, लेकिन हमारे होश कब उड़े, जब ये पेंडेमिक बन गई। यानी कि ये फैली कहाँ से थी, ये अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका और अफ्रीका के साइड से आई थी, ठीक है, और वहाँ पे भयंकर रूप से फैल गई थी। उसके बाद इसने इंडिया की तरफ भी रुख किया कि भाई इंडिया वालों को भी थोड़ा सा मिलके आते हैं, तो वहाँ पे भी आई थी, इंडिया में भी। इससे सबसे बड़ा खतरा यह था कि यह कुछ अन्य जंतुओं के साथ साथ मनुष्यों को भी प्रभावित कर रहा था, ठीक है। क्या थी डेंजरस बात इसमें, कि ये बर्ड्स को तो हो ही रही थी, लेकिन मनुष्यों में और कुछ दूसरे एनिमल्स में भी ये फैल रही थी। वही मैंने कहा, रीज़न यही है कि आप अगर उसका मीट खाओगे जिसको ऑलरेडी डिजीज़ है, या एग खा रहे हो, तो फिर वो वायरस आप में जा रहा है, ठीक है। वायरस का आपको नाम याद रखना है, बड़ा ही सुंदर नाम है इसका, H5N1, ठीक है। नेक्स्ट है, आज भी बर्ड फ्लू व लगभग उसी प्रकार के विषाणु से होने वाला स्वाइन फ्लू, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, जो पिग में शुरू हुई थी स्टार्टिंग में और फिर वापस वही मनुष्यों की तरफ आ गई थी, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही स्वाइन फ्लू भी है बर्ड फ्लू की तरह, लेकिन ये शुरू जो हुआ था वो पिग से हुआ था, इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू रख दिया है। और ये भी मनुष्यों में धीरे धीरे फैल रहा था और अभी भी है, कई बार हो जाता है बर्ड फ्लू, कहीं होता है, फिर पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म को क्या करना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है बर्ड फ्लू, उसके सिम्टम्स मैं आपको कुछ बता देती हूँ, वैसे आपकी बुक में नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो भी बर्ड है, जैसे कि मुर्गा है या बतख है या जो भी है, उसकी आंखों में सूजन आने लग जाती है, पैर हाथ तो है नहीं, उनके पंख है ना, पैरों में सूजन आने लग जाती है, बॉडी से हेयर जो है वो हटने लग जाएंगे, उनके फेदर्स सारे झड़ जाएंगे और धीरे धीरे वो मीट अंडे ये सब देना बंद कर देगी और एक दिन वो भगवान को प्यारी हो जाएगी। मनुष्यों में क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, है ना, ये भी आपको जानने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा।
वो नॉर्मल वाले सर्दी खांसी वाले, कफ हो जाएगा और खांसी हो जाएगी, फीवर आ जाएगा, इसलिए पता नहीं चलता है इतना इस बारे में कि हमें कौन सा फ्लू है। ठीक है। स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु द्वारा तथा मनुष्यों का फ्लू H3N2 विषाणु विभेदों द्वारा होता है। ठीक है। स्वाइन फ्लू किससे होता है? H1N1 से, और मनुष्यों में जो फ्लू हो रहा है वो H3N2। ये सब भाई बहन है आपस में। जैसे आपने कोरोना में सुना था इसके वेरिएंट है, तो इनके भी ये वेरिएंट है। एक और वेरिएंट आप सुनेंगे H5N8, ऐसा भी एक वेरिएंट है। तो वेरिएंट बहुत सारे हैं, लेकिन वही जितना ज़्यादा आप इकट्ठा करेंगे उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ उसको याद कर लें, काफ़ी है, वो सफिशिएंट है। अच्छा, ये जो है ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्ड फ्लू जो है वो कब जो है व्यापक तौर पे फैला था, तो हमने उसका ईयर देख लिया है। एक स्पीशीज़ के बारे में कभी नीट पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको ये वायरस का नाम याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्ड फ्लू किस वायरस से फैलता है, तो थोड़ा सा इसको नोटिस करें, इग्नोर न करें। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है, और आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ अगली बायो की कहानियों के साथ।